Good morning, students. So, today I am explaining again the same chapter of history, that is in the earlier city. Beta, already I was taught you starting some paragraph in which I told you that Harappa was the first civilization which was excavated by the archaeologist. And as well as I told you that Dayana Ram Sahani was the person who first discovered these places. Got it? Okay. After that, I told you one place name that is very important, that Mohenjo-daro. So I told you that a great bath was built in this area, and due to the excavation, the archaeologists found that this was the one of the greatest baths till that time. Got it? And you have seen this also, that Harappa was the place where the cities are built so beautifully, and where you can say that different type of coated and plastered bricks were used in making these houses. Later on, you know that some other cities were also found in that area, that is Lothal and Kalibanga. Okay. Now the next topic of this chapter which I have to taught you, that is houses, train and street. यानी बच्चे इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वहाँ किस टाइप के हाउस बने थे, कैसी ड्रेनिंग सिस्टम थी, और वहाँ के जो सिटीज़ टाउन की स्ट्रीट्स थी वो कैसी थी. सो बेटा, here generally house were either 1 or 2 story high with rooms built around a courtyard. यानी आप देखेंगे यहाँ पे जो बने घर थे वो 1 मंजिला या 2 मंजिला होते थे, और उन घरों के रूमों के पास एक कोर्टयार्ड्स भी हुआ करते थे. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. यानी सब हाउसेस के घर के बाहर सेपरेट बाथरूम होते थे, और साथ ही साथ अपने कुएँ भी होते थे जहाँ से वाटर सप्लाई होता था. बच्चे, many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight line. Although you can not see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often drain in house were connected to those on the street, and smaller drain led into bigger one. As the drain were covered, इंस्पेक्शन होल वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन देम. देखिए आप बेटा, आज से इतने साल पहले की बात है, लेकिन वहाँ के समय की बात अगर हम आप बताएं तो वहाँ पे जो पानी को ड्रेन करने की जो व्यवस्था थी, नालियाँ वगैरह इतनी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी कि हर एक जो हाउस है उसके बाहर से वो नालियाँ जाती थी. ठीक है, और बाद में वो छोटी छोटी नालियों का जो पानी है वो बड़ी नालियों में ड्रेन आउट होता था और सिटी के बाहर डंप होता. तो कहीं ना कहीं हम देखें कि आज से इतने समय पहले का भी जो सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा कितना सिस्टमेटिक था. साथ ही साथ बेटा, उन ड्रेन्स के ऊपर के लेड कवर किए जाते थे और बीच बीच में होल किए जाते थे, अगर क्योंकि अगर कभी भी कुछ ब्लॉकआउट होता है उन नालियों में तो उनको ब्लॉकआउट को रिलीज़ करने की फैसिलिटी हो. तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा था. ओके. All 3 houses, drain and street were probably planned and built at the same time. यानी यहाँ पे बने हाउसेस, वहाँ पे हाउसेस की ड्रेनिंग सिस्टम, उन एरिया के जो स्ट्रीट्स थी वो बहुत अच्छी तरह से प्लान्ड वे में बिल्ड की जा गई थी. नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है लाइफ इन द सिटीज़. यानी यहाँ सिटीज़ में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी थी. सो बच्चे, हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. यानी यहाँ के लोग जो थे बहुत ही बिजी रहते थे. दे वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी. बहुत सारे लोग थे जो वहाँ रहते थे, वो स्पेशल टाइप की प्लान्ड बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन में लगे रहते थे. दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स. मोस्टली जो ये थे उन्हें क्या कहा जाता था, जो वहाँ के रूलर्स थे
वो इस टाइप स्पेशल टाइप की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया जाता था. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things that were they wanted. यानी बेटा ये जो बिल्डिंग्स, ये जो आप कह सकते फोर्ट्स वगैरह बनाए जाते थे, बड़े बड़े किले या घर बनाए जाते थे, उनमें जो यूज्ड होने वाली चीज़ें थी जैसे कि मेटल, स्टोन्स और आपने डिफरेंट टाइप की ब्रिक्स, ये सारी जो ब्रिक्स प्रीशियस स्टोन मेटल्स थे वो उन एरिया से मंगाया जाता था जहाँ वो मिलते थे. तभी आप देखते उस समय के यूज़ किए हुए जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो आप देखेंगे उस समय यूज़ किए जाने वाला सामान जो था वो इतने अच्छे होते थे, इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि वो आज तक भी हमें उसी पोजीशन में मिलते हैं. सो हम कह सकते हैं उस समय जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वो बहुत ही फाइन वे में बनाई जाती थी. ओके. They may have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver or beautiful beads for themselves. यानी बच्चे कई बार ये लोग अपने पास बहुत सारी जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स थे जैसे गोल्ड, सिल्वर और अलग अलग टाइप के जो नग होते थे वो बाहर से मंगाते थे और अपने पास रखते थे. And there was scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seal and perhaps wrote on the other material that they have survived. यानी बेटा उनके पास एक ऐसे कारीगर भी होते थे जिन्हें ये आइडिया था या जो इस बात के नोइंग थे कि कैसे लिखा जाता है. ये लोग कई बार इन लोगों की मदद किया करते थे. अगर इन्हें कुछ चीज़ हार्ड सरफेस में लिखवानी होती थी तो इन लोगों के साथ की हेल्प से वो उन चीज़ों को लिखवाया जाता था हार्ड मेटल में. इसीलिए वो बहुत लंबे समय तक सरवाइव होते थे. ओके. जैसे उस समय के आपने पढ़ा होगा जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था बेटा. मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होते थे वो पाम लीफ में लिखे जाते थे तो समय के साथ साथ क्या होते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे. बट इंस्क्रिप्शन में लिखे गए जो भी थिंग्स थी वो लॉन्ग समय तक अवेलेबल रहती थी, सरवाइव रहती थी, क्योंकि वो क्या हार्ड मेटल पे हार्ड टूल्स से लिखी जाती थी. Besides, there was man and women craft person making all kind of thing either in their own houses or in special workshop. यानी इन सब के अलावा भी कई लोग थे जो मैंस थे, वीमेंस थे, क्राफ्ट पर्सन थे जो डिफरेंट चीज़ें बनाया करते थे. डिफरेंट काइंड की चीज़ें बनाया जाता था उनके द्वारा. या तो ये काम वो अपने घर में करते थे या एक स्पेशल एरिया, एक वर्कशॉप सेटअप की जाती थी जहाँ पे ये सब गैदर होते थे और काम करते थे. People also were traveling to distant land or returning with raw material and perhaps stories. यानी बेटा क्योंकि एक चीज़ जगह सब चीज़ अवेलेबल नहीं होता था तो डिफरेंट चीज़ों के लिए लोगों को अलग अलग प्लेसेस में ट्रैवल करना पड़ता था. तो ये लोग अलग अलग प्लेसेस में जाके जो चीज़ें इनको चाहिए थी उनके रॉ मटेरियल्स लेके आते थे यहाँ एरिया में और उन रॉ मटेरियल की हेल्प से चीज़ें बनाते थे. और बेटा जब ये उस रूट्स में जाते थे, अलग अलग एरिया में जाते थे, तो वहाँ से रिलेटेड बहुत सारी जो घटनाएँ इनके रास्ते में हुई हैं, जहाँ जहाँ ये गए, उन सब एरिया की जो स्टोरीज़ थी वहाँ वो आके इन लोगों को सुनाया करते थे. Many terracotta toys have been found and children must have played with them. और इसी टाइम पे बेटा बहुत सारी जो टेराकोटा से बनी टॉयज़ थी वो भी इस एरिया से पाई गई है और माना जाता है कि उस समय के चिल्ड्रंस इन टॉयज़ से खेला करते थे. जैसे यहाँ डाउन साइड आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही है तो इस टाइप के टॉयज़ भी वहाँ इन स्ट्रीट्स में मिले हैं. ओके. और जिससे ये प्रूव होता है कि वहाँ पे जो चिल्ड्रंस थे इनसे खेला करते थे. ओके. नेक्स्ट बच्चे क्या टॉपिक है, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी. यानी नए क्राफ्ट की जो फॉर्मेशन है, जो नए क्राफ्ट्स बनने शुरू हुए सिटीज़ में, वो कौन कौन से थे. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं जो इस एरिया से यानी कहाँ से, हड़प्पा से मिली हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर. बच्चे यहाँ से जो प्राप्त चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट को मिली उसमें मोस्टली स्टोन के बने, मेटल के बने, और कई जो हार्ड मेटल है, कॉपर, ब्रॉन्ज, इवन गोल्ड एंड सिल्वर, इन सारे मेटल्स के क्या मिले आर्कोलॉजिस्ट को, थिंग्स मिले. यानी इन
चीज़ों से बनी जो इन मेटल्स से बनी चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट को फाउंड हुए, तो इनमें से बहुत आप कह सकते हैं प्रीशियस जो मेटल है जैसे गोल्ड और सिल्वर, इनके भी टूल्स यहाँ मिले हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल। यानी कॉपर और ब्रॉन्ज से क्या बनते थे मोस्टली उस समय के टूल्स, जितने भी हथियार थे या जो आइटम्स थे, टूल्स थे, या बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एज वेल एज वेसल बनाने के यूज़ किया जाता था। बट गोल्ड और सिल्वर से मोस्टली डिफरेंट टाइप के गहने, ऑर्नामेंट्स या वेसल बनाए जाते थे, जैसे ये पिक्चर्स में आपको दिख रहा है। ये इसमें आप देख रहे हैं गोल्ड्स की ज्वेलरीज वगैरह भी आपको मिल रही है। ओके, और यहाँ देखिए कुछ आपको क्या मिल रहे हैं, स्पेशल टाइप के स्टोन्स से बने थिंग्स भी आपको दिख रहे हैं। सो okay students, so the Harappans also made seal out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. Harappan also made pots with beautiful black design such as one shown in page number 6. ओके, यानी उस समय के जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे उन्हें हड़प्पियंस कहा जाता था। तो यहाँ पे से कुछ अच्छे अच्छे टाइप के बहुत डिज़ाइनिंग पॉट्स वगैरह मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के जो आप देखेंगे जो लोग थे वो डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस के पॉट्स बनाने में भी माहिर थे। ओके, सो कॉटन वर प्रॉब्ली गोन इन महलगढ़ फ्रॉम 7,000 ईयर एगो। यानी आप देख रहे हैं ये सारे मेटल्स तो हमने पढ़े कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, डिफरेंट टाइप के स्टोन का यूज़ होता था। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात है कि आज से 7,000 साल पहले भी इस एरिया से क्या मिला है, किस एरिया से, महलगढ़। तो लेट मी शो यू द प्लेस ऑफ महलगढ़। ओके, यू हैव ऑलरेडी सीन दिस इन योर चैप्टर 1। महलगढ़ आपको मैंने मैप में लोकेट करा रखा है, वो भी पाकिस्तान, नियर पाकिस्तान है, एट प्रेजेंट पाकिस्तान में। तो वहाँ से बेटा क्या मिला है, कॉटन मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए कि कॉटन सबसे पहले कहाँ मिला था। तो महलगढ़ वॉज द प्लेस जहाँ से कॉटन भी मिले। तो कितनी सरप्राइजिंग बात है हमारी कि आज से 7,000 साल पहले भी कॉटन का यूज़ किया जाता था। सो एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदाड़ो। यानी जब खुदाई की गई तो वहाँ पे इसके खुदाई से एक सिल्वर वास यानी सिल्वर का मटका जैसा मिला, और देखा गया कि उस मटके को एक कॉटन के पीस से कवर किया गया है। ओके, और ऐसे ही कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट मोहनजोदाड़ो में भी मिले थे। तो इससे ये प्रूव होता है कि वहाँ के लोग, हड़प्पन्स लोग या मोहनजोदाड़ो में जो लोग थे, वो कॉटन का यूज़ भी किया करते थे। सो आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पेंडल वोर made of terracotta and faience. There was used to spin thread. यानी इन कॉटन से थ्रेड बनाने की जो प्रोसेस होती थी उसमें जो जो चीज़ें लगती थी वो सारी भी इनके द्वारा यूज़ की जाती थी, और जिससे उस कॉटन से क्या बनाया जाता था, थ्रेड बनाया जाता था। ओके, but many of the things that were produced were probably the work of specialist. यानी ऑब्वियसली ये डिफरेंट का काम एक व्यक्ति कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी हर एक व्यक्ति का अलग अलग डिपार्टमेंट होता था, और हर एक व्यक्ति बेटा, हर एक पर्सन अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होता था। यानी कोई वर्कर्स जो ऑर्नामेंट्स बना सकता था, कोई क्या करता था, पॉट्स बनाने में एक्सपर्ट था, कोई आप देखेंगे ये जो आप इंस्क्रिप्शंस में राइट करना है उसमें एक्सपर्ट था। तो हम कहीं ना कहीं देखें कि हर एक वर्क को करने के लिए स्पेशलिस्ट लोग होते थे। ऐसा नहीं कि सारे लोग सारा काम करते हैं। तो व्हाट इज़ स्पेशलिस्ट बेटा? अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। जैसे बेटा आप देखते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कौन से होते हैं? कुछ गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ डेंटिस्ट होते हैं, कुछ न्यूरो सर्जन होते हैं। तो आप देखते हैं डॉक्टर्स की भी जो अलग अलग टाइप्स होती है, कोई डॉक्टर हड्डी का होता है, कोई नसों का होता है। तो आप देखेंगे तो उनको हम कहते हैं किसी एक चीज़ में जो व्यक्ति किसी एक कार्य में जो एक्सपर्ट होता है उसे हम कहते हैं स्पेशलिस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बिट्स और कार्विंग सील। Look at this illustration and see how well the face is carved and how carefully the brit is shown. This must have been a work of expert
क्राफ्ट पर्सन। यानी बच्चे, अगर हम आपको ऊपर ये दिखाएं पेज नंबर 28 में आपको ये पिक्चर देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुली ये एक स्टोन को क्या करके पॉलिश करके और उसको क्या कर कार्व्ड करके इस किसी व्यक्ति का फेस बनाया है। ये हम और आप चाहें तो इसमें हल्का सा कर सकते, खोद सकते हैं या हम कर सकते हैं, लेकिन हम इतनी अच्छी तरह किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते क्योंकि हम उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं। ओके, सो आप देखते हैं उस समय के लोगों का काम अलग अलग होता था, अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग कामों में एक्सपर्ट्स होते थे और उन्हें किस नाम से जाना जाता था बच्चे? स्पेशलिस्ट कहा जाता था। ओके, now not everybody could have a specialist. We do not know whether only men were specialists or women were specialists. Perhaps some women and men have been specialists. तो बेटा हम अभी से बस एक अनुमान लगा सकते हैं, बट हम ये नहीं बता सकते बच्चे कि उस समय जो आदमी थे वो किसी काम में एक्सपर्ट थे या फिर जो विमेंस थी, औरतें थी, वो किसी काम में एक्सपर्ट थे। बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दैट टाइम, वी आर हैविंग सम इलस्ट्रेशन। ये हमारा एक इमेजिनेशन है कि पर्टिकुलर व्यक्ति पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट होगा। ओके, लेकिन उस समय के जो मैन्स एंड वेमेन है, माइट बी दे ऑल आर वेरी स्पेशलिस्ट एंड वेरी एक्सपर्ट इन दिस काइंड ऑफ वर्क। गॉट इट बच्चे? तो बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि मैंने जैसे आप बताया किसी भी गुड्स को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो मकान बनाना हो, स्टोन कार्विंग हो, गोल्ड बनाना हो, सिल्वर बनाना हो, ऑर्नामेंट बनाना हो, इन चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। सो कहाँ से ये रॉ मटेरियल आते थे? तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हेडर्स। यानी बेटा जो रॉ मटेरियल होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि वो या तो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जितने भी हमारे मेटल्स है, चाहे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड, ये सारे जो मेटल्स हैं ये कहीं ना कहीं एरियाज़ में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं। और आप देखते हैं कुछ जो वुड से बनी चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट, जैसे हमने फर्नीचर हमारे क्लास का है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली obtained by nature. These woods are present in our environment in raw form. So after that what happened? Yes beta, after the carpenter make them as your desire. Okay, so these are the metals which are present in our environment in a raw form, and these people are getting them from the nature. But some substance, or you can say some raw material, are produced by the farmer or headers. Means what? Like cotton is obtained from the process of agriculture. तो फार्मर कॉटन लगाएगा तभी आपको कॉटन मिलेगा, सिल्क तभी मिलेगा। और आप देखेंगे सिल्क तो सिल्क फॉर्म के थ्रू मिलेगा। जैसे आप जूट की बात करें, रॉ फॉर्म जूट आप जब लगाएंगे फार्मर्स तब होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती बेटा, जैसे आपको पनीर चाहिए तो पनीर इज़ द सब्सटेंस विच इज़ मेड ऑफ मिल्क। और मिल्क कहाँ से आता है? काउ बफेलोज़ के मिल्क से मिलता है हमें मिल्क। तो हम देखते हैं हर एक चीज़ के लिए हर एक रॉ मटेरियल अलग अलग वे में एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है। ओके, दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फाइनिश गुड। तो आप देख सकते हैं कोई भी फाइनल गुड बनने के पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बेटा आप जब 7th 8th में जाएंगे तो ज्योग्राफी में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो हमारे डिफरेंट सेक्टर है बेटा उनके बारे में आप पढ़ेंगे और आपको तब पता चलेगा कि हर एक, सपोज़ दैट हमने जो क्लोथ पहने हैं या हम जो इवन जो घर में यूज़ होने वाले फर्नीचर हैं ये कैसे बनते हैं, या बिस्किट जो हम खाते हैं, चॉकलेट्स हम जो खाते हैं, ये इनको बनने से पीछे कितने प्रोसेस होते हैं। तो हम देखते हैं फिनिश गुड को बनाने के लिए इन रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। जैसे कॉटन फार्मर के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है और बाद में इससे क्लोथ बनाया जाता है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट हड़प्पन वर यूज वॉज अवेलेबल लोकली, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stone are brought from distant place। यानी कुछ तो जैसे आप देखेंगे यहाँ लिखा है हड़प्पा में के जो लोग थे उनको जो रॉ मटेरियल है वो अपने लोकल एरिया में अवेलेबल हो जाते थे, लेकिन जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, गोल्ड सिल्वर्स होते थे या कॉपर टिन जैसे मेटल्स होते थे, उनको लेने के लिए इन्हें
दूर दूर के एरिया में भी जाना पड़ता था. सो द हड़प्पन probably get copper from present day of राजस्थान, इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया. तो देखिए जो आप देख रहे हैं यहाँ कि कॉपर मोस्टली इंडिया की बात करें तो राजस्थान से लाते थे, और आप देखें ओमान, ये जो आप कैरेबियन एक कंट्री है, वहाँ से भी ये लाया करते थे, वेस्ट एशिया से ये कॉपर लाया करते थे. मैच द फॉलोइंग में ये आएगा तो इसको ध्यान से देखिएगा. टिन कहाँ से लाते थे? टिन को बनाने के लिए इसको कॉपर के और ब्रॉन्ज में मिक्स किया जाता है. तो ये टिन वगैरह ये कहाँ से ऑब्टेन करते थे? अफ़गानिस्तान से और ईरान, हमारी नेबरिंग कंट्री, यहाँ से लाते थे. गोल्ड कहाँ से मिलता था बेटा? गोल्ड मोस्टली आप देखिए हमारे कंट्री के जो कर्नाटका है वहाँ से ये लाते थे. और प्रीशियस स्टोन इनको कहाँ से मिलता था? कुछ प्रीशियस स्टोन इन्हें गुजरात से, कुछ ईरान से, कुछ अफ़गानिस्तान से ये लेके आते थे और उनसे फाइनल गुड्स बनाते थे. तो हम कह रहे हैं इस टॉपिक में हमने आपको ये बताया कि डिफरेंट प्लेस से ये जाके रॉ मटेरियल लाते थे. क्यों लाते थे? क्योंकि किसी भी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए फर्स्ट हमें नीड होती है रॉ मटेरियल से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैच द कॉलम में भी आएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा. ओके ओ बच्चे, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड फ्रॉम द पीपल इन द सिटी. यानी यहाँ के जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए खाना कहाँ से आता है. अभी तक हमने पढ़ा रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल था. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो फूड था इन लोगों के द्वारा यूज़ किया वो कहाँ से लाते थे. वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल. यानी बहुत सारे लोग बच्चे सिटीज़ में रहते थे और कई ऐसे भी लोग थे जो गाँव में रहते थे और क्या क्रॉप्स को उगाते थे और एनिमल्स को का पालन करते थे, यानी पशुओं को पालते थे. दीज फार्मर हैडर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्ट्राइप्स एंड रूलर इन द सिटी. और यही लोग बेटा, यही फार्मर्स और यही जो हैडर्स होते थे, चरवाहे, ये सिटीज़ में जो क्राफ्ट पर्सनस होते थे, रूलर होते थे, उनको फूड्स प्रोवाइड कराया जाता था इनके द्वारा. वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन ग्रो वर वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लाइम सीड्स एंड मस्टर्ड. यानी आपको जैसे पहले ही बताया कि यहाँ पे रहने वाले जो हड़प्पन्स थे वो मोस्टली किन किन चीज़ों को उगाया करते थे. जो वीट हो गया, गेहूँ, बार्ले, जो दालें होती थी, मटर होते थे, और आप देखेंगे चावल, मस्टर्ड, सरसों, ये सारी चीज़ों का ये उत्पादन करते थे, इन सारी चीज़ों को उगाते थे. न्यू टूल्स लाइक प्लग वर यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड. आज की तरह आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई बेटा, ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ से बहुत जल्दी फील्ड्स को क्या कर दिया जाता है, प्लग कर दिया जाता है. लेकिन पहले क्या होता है, हल वगैरह होते थे, इन हल्स की सहायता से इन हलों की सहायता से ये लोग सॉइल को डिग करते थे और उन डिग करने के बाद वहाँ सीड्स वगैरह डालते थे, बाद में वाटर वगैरह डालते थे, फर्टिलाइज़र डालते थे और चीज़ों को उगाते थे. वाइल रियल प्लग वर मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव. क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे टाइम पे भी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था, मोस्टली जो गांव में हल का यूज़ किया जाता था उसमें किस चीज़ के बने होते थे, वुड के बने होते थे, जो लंबे समय तक नहीं टिकते थे. सो टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड एज द रीजन डज नॉट रिसीव वेरी हाई रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में भी यूज़. यानी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती नहीं थी, पानी की ज़रूरत हमेशा पड़ती थी, क्योंकि अगर आपने फसल लगाई है तो उसे टाइम टू टाइम पानी भी चाहिए. तो ये लोग इरीगेशंस वगैरह की हेल्प से क्या किया करते थे, अपनी लैंड को प्रोवाइड कराया जाता था पानी. दिस मीन दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाई इन अ फील्ड व्हेन द प्लांट वर ग्रोइंग. तो इसका मतलब ये है क्या कि पानी को स्टोर करके रखा जाता था और जब उनको कि प्लांट्स को वाटर की नीड होती थी तब इस पानी को सप्लाई करके उनके अलग अलग फील्ड्स में पहुंचाया जाता था ताकि इनके जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह ग्रो कर सके. सो द हड़प्पा रेयर्ड कैटल लाइक शीप, गोट एंड बफेलो. मोस्टली कैटल्स, शीप, गोट और बफेलो, इन चीज़ों का वो पालन करते थे, इन पशुओं को पालते थे. वाटर एंड पेस्चर वर available around settlement. However, in the dry summer month, large herds of animal were probably taken to greatest distance in search of grass and water. क्योंकि बेटा उस समय जो एनिमल्स थे पहले वो एक जगह में रहते थे, वहाँ उनको चारा वगैरह देते थे, लेकिन समय के साथ साथ अगर एक एरिया में ये ग्रास या वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता था तो ये चरवाहे अपने पशुओं को लेके अलग एरिया में जहाँ पे पानी और ग्रास अवेलेबल होता था वहाँ ले जाके उन्हें वहाँ रखते थे. So they also collected fruits like bear, caught fish, hunted wild animal like that antelope. तो
ऐसे ही करते थे ये लोग, क्या फिश वगैरह को मार के खाते थे, एनिमल्स को हंट करते थे और डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स का भी कलेक्शन करके अपने लाइफ को सर्वाइव करते थे। ओके, तो इस टॉपिक में बच्चे हमने पढ़ा कि कौन कौन से फूड मोस्टली ये लोग ऑब्टेन करते थे। तो ये सारे फूड्स ये लोग उगाते थे। और मैंने नीचे बताया कौन से एनिमल्स पालते थे, तो मैंने ये भी बता दिया आपको, गोट, बेफेलो, शीप, कैटल्स, दीज आर द मेन एनिमल विच वॉज रेयर्ड बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन। लास्ट टॉपिक बेटा हमारा है द क्लोजर रुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात। गुजरात का जो एरिया है वहाँ का देखते हैं। द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादी बेट ऑल्सो नोन एज बेट इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। यानी गुजरात का जो ये एरिया था बेटा, यहाँ पे फ्रेश वाटर ऑफ सॉइल बहुत फर्टाइल होती थी, उस एरिया का नाम था धौलावीरा। सो लेट मी शो यू, आई थिंक इट इज़ गिवन इन दिस मैप ऑल्सो। यस, हेयर इट इज़, यस, रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन के पास एक प्लेस था धौलावीरा। यहाँ पे की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती थी और यहाँ वाटर भी फ्रेश मिलता था। ओके, now what is next? Unlike some of the other Harappan city which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts। जैसे कि मैंने बताया ऊपर की जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो दो टाइप्स में डिवाइड होती थी, जैसे मैंने बताया था लोअर टाउन एंड अपर टाउन, जीतादल। लेकिन धौलावीरा के जो एरिया था वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था और ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स। यार और हर एरिया को चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से कवर किया जाता था और इन एरिया में एक गेटवे बना दिया जाता था, एक गेट बना दिया था जहाँ से होकर इन एरिया में पहुँचा जा सकता था। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। तो इन एरिया के बीच में बहुत ज़्यादा खाली प्लेस होता था जहाँ पे क्या किया जाता था, अगर कोई फंक्शंस होता था तो उसको, या कोई सेरेमनीज होती थी उसको सेलिब्रेट किया जाता था। तो हम कहेंगे काफ़ी बड़ा ओपन एरिया भी जो आप देखेंगे पार्ट्स बनाए थे उनके बीच में था, ताकि यहाँ पे कोई भी सेरेमनीज को सेलिब्रेट किया जा सके। अदर फाइंडेड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इन लैंड इन वुड। दिस वॉज यूनिक फाइंड एज जनरल हड़प्पन राइटिंग इन द फाउंड इन स्मॉल ऑब्जेक्ट और अ सी। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात है। सो यू हैव हर्ड द नेम ऑफ साबरमती, ठीक है, जहाँ से महात्मा गांधी भी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोथल एक प्लेस था, ठीक है, जो साबरमती नदी के पास था गुजरात में भी। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया ऑफ रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर ईजिली अवेलेबल। बेटा ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे बहुत सारे जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे वो मिलते थे। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन। तो स्टोन के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने थे तो ये उन स्टोन्स के लिए बहुत मेन सेंटर था, क्योंकि इसी एरिया से बहुत सारे प्रीशियस स्टोन भी अवेलेबल होते थे। इवन बहुत सारे मेटल्स भी एरिया में मिलते थे। So there was also a storehouse in the city. Many seals and sealing were found in storehouse. तो यहाँ पे क्या करते थे, जो भी मेटल्स होते थे उनको कलेक्ट करके रखने के लिए एक स्टोर हाउस भी बनाया गया था, जहाँ डिफरेंट टाइप की सील्स और सीलिंग्स भी पाई गई है इस एरिया से। A building that were found here probably a workshop of making beds, pieces of stones, half-made beds, tools and bed making and finished bed have also found here। तो यहीं से बेटा यहीं पे एक बिल्डिंग भी मिली है इस एरिया से, कहाँ से, लोथल से, जहाँ पे माना जाता है कि पहले वर्कशॉप होगी और इन्हीं वर्कशॉप में डिफरेंट टूल्स या जो बेड्स वगैरह थे स्टोन्स से, या फिर आप कहते हैं जो डिफरेंट टाइप के नग थे उनसे बने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ बैठ के बनाया जाता था लोगों के द्वारा। तो एक बिल्डिंग्स भी, एक वर्कशॉप भी यहाँ फाउंड की गई है। ओके, सो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अब मिस्ट्री ऑफ द एंड, यानी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का, या जो भी सिविलाइजेशन हमने पढ़ी, चाहे वो लोथल हो, धौलावीरा हो, या मोहनजोदाड़ो हो, या हड़प्पा हो, इसका एंड कैसे हुआ, कैसी ये सिविलाइजेशन स्टॉप हुई या फिनिश्ड हुई, क्या ऐसा रीज़न था। तो एक करेक्ट रीज़न तो नहीं पता है बेटा, लेकिन फिर भी कुछ हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग बनाया है कि क्यों इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ। सो अराउंड 39 ईयर अगो वी फाउंड द बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंज, यानी आज से 3900 ईयर अगो हम कुछ चेंज का हमें पता चलता है।
People stopped living in many parts of the city. Writing and seals and weight were no longer used. Raw material from long distance become rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the street, the drainage system broke down, and new less impressive houses were built even over the street. यानी जैसे मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कि कितना वेल सिविलाइज्ड एंड वेल मैनेज्ड यहाँ का एरिया था, हड़प्पा का, मोहनजोदाड़ो का, तो ये पता चलता है कि बहुत 39 ईयर अगो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, और जो ये प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे में ये सिविलाइजेशन सेटअप हुई थी, अब वहाँ पे नए नए चीज़ें देखने को मिल रही है, और जो भी बनी चीज़ें थी वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। क्यों ऐसा हुआ कि इतनी अच्छी सेटअप की सेटलमेंट कैसे ख़त्म हुई? तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, बट सम स्कॉलर्स हु टेल अस अबाउट द पास, यानी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये बताया कि माइट बी जो रिवर्स थी जिनसे इन लोगों को पानी मिलता था वो सूख गई होंगी, तो पानी के अभाव के कारण यहाँ के लोगों की लाइफ एंड होगी. Others suggest that there was deforestation. This could be happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper oils. Beside grazing by large head of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. यानी कुछ स्कॉलर्स का मानना है बेटा कि इस एरियाज़ में डिफॉरेस्टेशन हो गया था. डिफॉरेस्टेशन मतलब कि सारे पेड़ वगैरह कट गए थे, कुछ भी नहीं रहा था, और कहीं ना कहीं आप देखिए लाइफ के सस्टेन करने के लिए फॉरेस्ट का होना कितना ज़रूरी है. तो ये लोग मानते थे क्योंकि उस समय आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए बहुत सारे वुड्स की ज़रूरत होती थी, तो ये लोग वुड्स का यूज़ करते थे. तो साथ ही साथ जो इतने सारे जो पशुपालन करते थे, पशु को पालते थे, उन्होंने उनकी ग्रेजिंग के कारण भी पूरी ग्रीन एरिया डिस्ट्रॉय हो गया, और कहीं ना कहीं ये कारण भी इस सिविलाइजेशन का एंड का हो सकता है. कुछ क्या मानते हैं कि क्या पता कुछ बाढ़ वगैरह आई हो, फ्लड्स वगैरह आए हो, जिसके कारण ये पूरी सिविलाइजेशन पानी में समा गई हो. But none of these reasons can explain at the end of the cities. Flooding or a river drying up would have an effect only some area. लेकिन पूरे वे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक्चुअल क्या रीज़न था इस सिविलाइजेशन के स्टॉप होने का या फिनिश होने का. ये सारी एक एजम्पशंस हैं जो हमारे डिफरेंट स्कॉलर्स ने बताई हैं, बट एग्जैक्ट क्या कारण था ये हमें अभी तक नहीं पता है. सो इट अपेयर as if the ruler lost control. In any case, the effect of the change was quite clear. Sight in Sindh and West Punjab, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and south, new cities emerged about 1400 years ago. You will अच्छा, तो धीरे धीरे हमने ये बताया यही सारे कारण थे. मोस्टली 3 कारण मेन है. डिफॉरेस्टेशन के कारण इनका एंड हुआ होगा. सेकंड स्कॉलर बताते हैं क्या फ्लडिंग के कारण इनका एंड हुआ होगा. कुछ लोग ये बोलते हैं कि माइट बी रिवर्स वगैरह ड्राई अप हो गई थी, जिसके कारण हड़प्पा सिटीज़ का या हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड हुआ. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. इन नेक्स्ट आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर सीरीज. ओके, सो हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. बाय बाय.